हेलो दोस्तों, मैं दीपू कुमार। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दर्पण सूत्र के बारे में। और एग्ज़ाम की दृष्टि से अगर देखा जाए इस टॉपिक को, तो हर साल किसी न किसी शिफ्ट में पूछ लिया जाता है। तो आइए देखते हैं। हमारे पास एक एम अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण के ए बिंदु पे कोई वस्तु रखी हुई है जिसका प्रतिबिंब कहाँ ए डैश बिंदु पर बन रहा है। तो इसी को हमने मान लिया है कि माना कि एम एक अवतल दर्पण है जिसके मुख्य अक्ष के ए बिंदु पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश बिंदु पर बनता है। यानी कि यहाँ पे इसका क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। तो हमने मान लिया यहाँ पे पुनः फिर हमने मान लिया कि पी से ए तक की दूरी, यानी कि पी से ए तक की दूरी को यू माना, पी से सी तक की दूरी को हमने आर माना, और प्रतिबिंब की दूरी यानी कि पी ए डैश पर इसका प्रतिबिंब बन रहा है तो पी से ए डैश की दूरी को हमने भी मान लेते हैं। और एफ पी एफ यानी कि इसकी फोकस दूरी है इस दर्पण की, तब पी एफ को हमने क्या मान लिया है, एफ माना है कि 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो सबसे पहले हम चलेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में। शायद आकृति में दिख गया होगा कि ए बी सी कहाँ है। देखिए, ए बी सी ये त्रिभुज और ए डैश बी डैश सी इस त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज में हम चलते हैं। तो ये दोनों त्रिभुज में देखने को क्या मिलता है कि कोण, इस त्रिभुज का कोण की बात करते हैं तो कोण बी ए सी बराबर है इस, यानी कि बी ए सी ई कोण बराबर इस त्रिभुज के इस कोण के, यानी कि कोण बी डैश ए डैश सी के बराबर है। कैसा कोण है, तो ये मुख्य अक्ष पर क्या है, लंब है, अर्थात समकोण है। उसी तरह से यहाँ देखें तो बड़ा त्रिभुज यानी कि इसका कोण ए सी बी बराबर इस छोटा त्रिभुज का ए डैश सी बी डैश। ये कैसा है, यानी कि एक कोण बराबर एक कोण, तो ये कैसा है, शीर्षाभिमुख कोण है। शायद ये बात समझ में आ रही होगी। और हम जानते हैं कि जब किसी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो तीसरा कोण खुद पर खुद बराबर होता है, अर्थात वो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, समकोणिक हो जाते हैं। और जब दो त्रिभुज एक दूसरे के समकोणिक होते हैं तो वो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं, अर्थात एंगल एंगल समरूपता से त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, यानी कि दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। अब यहां से क्या करेंगे, जब दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होते हैं तो उसकी संगत भुजाओं का अनुपात एक दूसरे के क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ से अगर देख लिया जाए इस त्रिभुज का इस लंब को उठाते हैं यानी कि ए बी, तो इस त्रिभुज का भी लंब को ही लेंगे, यानी कि लंब के संगत लंब ए डैश बी डैश। उसके बाद इसकी आधार यानी कि ए सी को लेते हैं, ए सी, तो इसका क्या हो जाएगा, ए डैश सी। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। शायद यहाँ तक समझ में आ गया। उसी तरह से दो त्रिभुज और हमारे पास बन रहा है, एक यहाँ और एक यहाँ। अब ये दोनों त्रिभुज में चलेंगे, यहां से लिखेंगे पुनः त्रिभुज पी डैश डी एफ तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में, यानी कि पी डैश डी एफ तथा ए डैश बी डैश और एफ में चलते हैं। तो उसी तरह से जिस तरह से ये दोनों में चल करके हमने समरूप सिद्ध किया, उसी तरह से ये दोनों को भी क्या करेंगे, हम समरूप सिद्ध करेंगे। यानी कि यहाँ से लिखेंगे कोण डी पी डैश एफ बराबर हो जाएगा इस त्रिभुज के एफ ए डैश बी के, एफ ए डैश बी डैश के क्या हो जाएगा, बराबर, क्योंकि ए वाला कोण और ए वाला कोण क्या होगा, 90 डिग्री होगा। उसी तरह से अगर देखा जाए तो ई कोण इसके बराबर हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण,
ये हमारा क्या है, समकोण है। और उसी तरह से अगर देखा जाए तो कोण P डैश एफ डी इज इक्वल टू यानी P डैश एफ डी, यानी कि इस कोण के बराबर कौन सा कोण हो जाएगा, ए वाला कोण। तो इसको लिखेंगे ए डैश एफ बी डैश। एक ऐसा कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो ए त्रिभुज भी क्या हो जाएगा, एंगल एंगल समरूपता से त्रिभुज क्या था, पी डैश डी एफ, पी डैश डी एफ समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ। अब पुनः फिर उसी तरह से जब दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होते तो उसकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो जाता है, बराबर। तो इसके भी संगत भुजा को उठाएंगे, पी डैश डी बाई इस त्रिभुज का इस भुजा को लिए, तो इस त्रिभुज का ऊंचाई कौन है, ए डैश बी डैश है, इज इक्वल टू इसके आधार को, यानी कि सबसे पहले इसके आधार को यानी कि पी एफ को, सॉरी पी डैश एफ बटे क्या हो जाएगा, ए डैश एफ, यानी कि पी डैश एफ बराबर ए डैश एफ। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो ए बी डी जो है मुख्य अक्ष के क्या है, समांतर है। बी डी रेखा मुख्य अक्ष के क्या है, समांतर है। यहाँ से लिखेंगे बी डी रेखा मुख्य अक्ष एपी के समांतर है। जब कोई रेखा समांतर होती है तो उसके बीच की सभी दूरी क्या होती है, आपस में बराबर हो जाती है। तो यहां से ए बी और पी डैश डी, अब ए बी के जगह पे यहाँ पे पी डैश बी को हम पुट कर देते हैं, यानी कि पी डैश डी के जगह पे हम क्या रख देते हैं, ए बी को। तो यहाँ से उठाते हैं ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर क्या है यहाँ पे, पी डैश एफ बाई ए डैश एफ। अब इतना करने के बाद इस समीकरण को हम मान लेते हैं 2। अब इस समीकरण को 2 मानने के बाद हमारा निकल करके आएगा क्या, इस समीकरण और इस समीकरण यानी फर्स्ट नंबर समीकरण और सेकंड नंबर समीकरण के बीच की अगर तुलना करते हैं तो दोनों समीकरण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अर्थात इसका भी क्या है, इसका LHS और इसका भी LHS आपस में बराबर है, तो RHS इसका क्या हो जाएगा, आपस में बराबर। तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से। तो 1 और 2 से हम चलते हैं तो क्या हो जाएगा, AC समीकरण 1 का AC बटे ए डैश सी बराबर समीकरण 2 का पी डैश एफ बटे ए डैश एफ। जब इतना करने के बाद यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जितना यहाँ पे मानी गई दूरी है वो P बिंदु से है, P बिंदु से A बिंदु तक, P बिंदु से ए डैश बिंदु तक, P बिंदु से A बिंदु पर, P बिंदु से C बिंदु तक। लेकिन यहाँ पे आया क्या है, हमारा P डैश एफ आया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। यदि P डैश बिंदु P के काफी नजदीक हो तो कहने का मतलब ये है कि जैसे एक रेखा है, यहाँ पे एक बिंदु है P है और यहाँ पे P डैश है और E बिंदु इसके काफी नजदीक है, तो ये पूरा रेखा यानी कि AP बराबर AP डैश हो जाएगा। यानी ऐसे भी हम समझें कि अगर E बिंदु इसके काफी नजदीक हो तो दोनों बिंदु एक दूसरे के एक बिंदु समान माना जाएगा। अर्थात यहाँ से लिखेंगे हम कि P डैश एफ बराबर PF, लगभग क्या हो जाएगा, बराबर। और इसकी मान को हम इसमें रख देते हैं तो हो जाएगा हमारा क्या, AC बटे ए डैश सी बराबर P डैश एफ के जगह पे हम रख देंगे PF को रख देंगे, क्योंकि यहाँ पे लगभग मान बराबर हमने माना है, और ए डैश एफ के जगह पे ए डैश। जब इतना मानने के बाद अब क्या करेंगे, हम इसको हम इस
के रूप में हम कुछ तोड़ेंगे, यानी कि अब हमारे पास चाहिए पी ए चाहिए, पी ए डैश चाहिए, पी एफ चाहिए, पी सी चाहिए, लेकिन यहाँ पे उस रूप में आया नहीं है। तो उस रूप में हम क्या बना लेंगे, बना करके वैल्यू को हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो यहाँ से होगा कि ए सी को हम लिख सकते हैं क्या, ए सी इतना दूर है, तो इतना दूर ए सी है, तो इस ए सी को हम लिख सकते हैं ना, पी से ए तक की दूरी में से अगर पी से सी तक की दूरी को हम माइनस कर लेंगे तो ये बच जाएगा। बात समझ में आए? तो हम लिखेंगे ए सी को क्या कि पी ए माइनस पी सी। बात समझ में? यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी में से अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम माइनस कर लेते हैं तो हमारा बच जाएगा, ए सी आ जाएगा। उसी तरह से ए डैश सी को हम क्या करेंगे, ए डैश सी हमारा इतना दूर है। अब इतना दूर को निकालने के लिए, यानी कि इतना दूरी को निकालने के लिए हमको क्या करना है, पी सी में से अगर पी ए डैश को घटा लेते हैं, यानी कि पी सी में से पी ए डैश को हम माइनस कर लेते हैं तो हमारा ए डैश सी बच जाएगा। बात समझ में आई? उसी तरह से हम आर एच एस में करने वाले हैं। आर एच एस में पी एफ है तो पी एफ को रहने देते हैं, क्योंकि यहाँ पी एफ का डायरेक्ट वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ से रख देंगे पी एफ बाई। अब ए डैश एफ को हम चेंज करते हैं। ए डैश एफ कहाँ से कहाँ तक की दूरी है, ए दूरी है, तो ए डैश एफ को हम लिख सकते हैं कि पी ए डैश माइनस क्या, पी एफ, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी में से अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी को घटा देते हैं तो हमारा ई बच जाएगा ए डैश एफ, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा क्या, पी एफ। शायद यहाँ तक पूरी मेथड को समझ पाए होंगे। उसके बाद आगे हम वैल्यू रखते हैं पी ए। हाँ, एक बात और यहाँ बतला देते हैं। अब यहाँ पे जितना भी वैल्यू रखेंगे चिन्ह परिपाटी को ध्यान में रख करके, क्योंकि जितने भी चिन्ह परिपाटी थोड़ा सा हम बतला दें तो जैसे मान के चलो कि जितनी भी दूरियां होती है ध्रुव से मापी जाती है, दर्पण के ध्रुव से, और ध्रुव से बाएं साइड की जितनी भी दूरियां होती हैं वो क्या होती है, ऋणात्मक होती है। यानी कि यहाँ से इधर की ओर जितनी भी दूरियां हम मापेंगे वो कैसे होंगे, निगेटिव, और दाएं साइड की दूरियां क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पे देखी जाए तो ध्रुव है, और ध्रुव के इधर की ओर सब जितने भी दूरियां हैं सब बाएं साइड की दूरियां हैं, तो क्या होगी, वो ऋणात्मक होगी। तो साइन के साथ यहाँ पे वैल्यू को हम रखते जाते हैं पी ए क्या है, वस्तु की दूरी है, तो कितना क्या माने हैं, इसको यू माने हैं, तो यू लिख देंगे हम क्या, माइनस यू, ये माइनस है तो माइनस। पी सी, पी से सी तक की दूरी क्या है, हम पी सी क्या है, वक्रता त्रिज्या है, तो वक्रता त्रिज्या भी रखेंगे साइन के साथ, तो माइनस आर बाई पी सी, वही माइनस आर माइनस पी ए, यानी कि क्या है, पी ए क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, यहाँ देखिए माने हैं प्रतिबिंब की दूरी का पी ए डैश, तो माइनस भी इज इक्वल टू एफ पी एफ कहाँ है, पी एफ को क्या माने हैं, एफ, यानी कि फोकस दूरी है। तो फोकस दूरी भी ऐसे भी अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है, तो यहाँ पे माइनस एफ बाई पी ए डैश कहाँ है, पी ए डैश, यानी कि वही प्रतिबिंब की दूरी माइनस भी माइनस पी एफ, फोकस दूरी माइनस एफ। अब इसी सभी वैल्यू को हम क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, सॉल्व करते हैं, तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस आर माइनस यू बाई माइनस माइनस प्लस भी माइनस आर इज इक्वल टू माइनस एफ बाई माइनस माइनस प्लस एफ माइनस भी। शायद यहाँ तक समझ में आए। अब इसको हम क्या करने जा रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने जा रहे हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तिरछा तिरछी गुना, तो इसको इसके साथ गुना करेंगे तो आर माइनस यू और इस एफ माइनस भी इज इक्वल टू माइनस एफ को हम करेंगे किसके साथ, भी माइनस आर के साथ। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो एफ में एफ को सॉरी आर को एफ से करेंगे तो आर एफ, आर को भी से करेंगे तो माइनस आर भी, माइनस यू को एफ से करेंगे तो माइनस यू एफ, और माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, यू भी बराबर, यहाँ से करते हैं माइनस एफ को भी से करते तो माइनस एफ भी, और माइनस माइनस प्लस एफ आर। शायद यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से एफ आर या आर एफ दोनों तो एक ही है ना, तो ए से इस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि बराबर के एल एच एस में, यानी कि एफ आर को एल एच एस में ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, अर्थात तो घट करके अपने आप जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास बचा क्या, माइनस आर भी बचा, माइनस यू एफ बचा और प्लस यू भी, इधर माइनस एफ भी बचा। अब क्या करें कि आर भी को हम आर एच एस में लेकर चल जाते हैं।
तो इसको हम RHS में लेकर जाएंगे तो हो जाएगा क्या हमारा माइनस यू एफ इधर बच जाएगा प्लस यू भी बच जाएगा, और इसको RHS ले जाएंगे तो माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि आर भी माइनस एफ भी। शायद यहाँ तक समझ में आई। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं कि आर का वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं। आर का वैल्यू कहाँ से पुट करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी दर्पण का फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या के क्या होती है आधी होती है, यानी कि एफ बराबर r/2 होता है। तो यहाँ से r बराबर क्या हो जाएगा 2f हो जाएगा। तो यहाँ से r का मान को अगर हम इसमें रख देते हैं तो हमारा हो जाएगा माइनस यू एफ प्लस यू भी बराबर 2f भी माइनस एफ भी। तो यहाँ से माइनस कर लेते तो माइनस यू एफ प्लस यू भी बराबर घटा देंगे तो क्या हो जाएगा एफ भी आ जाएगा। अब इतना करने के बाद हम क्या करें, दोनों तरफ यू भी एफ से क्या करते हैं भाग देते हैं। दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर जब हम यू भी एफ से भाग देंगे तो हमारा निकल करके आएगा माइनस यू एफ बाई यू भी एफ प्लस यू भी बटे यू भी एफ। और यहाँ पे क्या हो जाएगा एफ भी को हम भाग देंगे तो हो जाएगा यू भी एफ। अब यहाँ पे जो कट रहा है उसको काट देते हैं तो कटेगा हमारा यू भी से सॉरी यू एफ से यू एफ कैंसिल हो जाएगा, यू भी से यू भी कटेगा, एफ भी से एफ भी कट जाएगा। तो हमारे पास बचा क्या देखते हैं। तो होगा यहाँ पे बचा -1 बचा है और नीचे बचा है भी प्लस यहाँ पे 1 बचा है और यहाँ पे बचा है एफ इज इक्वल टू, इसके बाद यहाँ पे ऊपर में 1 बचा है और नीचे बचा है क्या यू। इसी को अगर हम माइनस को हम यानी कि -1/v को RHS ले जाएंगे तो इधर बच जाएगा 1/f इक्वल टू इधर 1/u। अब माइनस को RHS ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा +1/v। तो यही हमारा क्या हुआ दर्पण सूत्र हुआ, यानी कि एफ यू भी के बीच यानी कि दर्पण के फोकस दूरी, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी के बीच क्या है संबंध है। तो इसको ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, शायद इस डेरिवेशन को 1 बार 2 बार जब तक ना समझ में आए तब तक इसको देखते रहें ताकि एग्जाम में 5 नंबर के क्वेश्चन हमसे छूटे नहीं। धन्यवाद।